आप भी अपने आप का अप्रोच इन प्रेजेंटेशन से शायद समझ पाए, और हम सब लोग एक एक मेथोडोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे हमारे अप्रोच को, और उसे ही लेकर हम आगे एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मैंने सोचा कि हम ये 5 इमेजेस को लेकर काम करेंगे ताकि थोड़ा सा आइस ब्रेकर हो। नाउ आई एक्चुअली कैन रिलेट मोर टू यू, आप लोगों से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, आप लोगों को पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है, और मुझे लगता है आप भी अपने क्लासमेट्स की पर्सनालिटी समझ सकते हैं इन इमेजेस को देखकर। तो इसीलिए ये असाइनमेंट मैंने ली है। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं प्रेजेंटेशन, एक 15-20 मिनट का हम अभी क्लास लेते हैं, आइडियलिज्म लेट अस कंप्लीट, और कल हम वापस प्रेजेंटेशंस कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत ज्यादा लोग हैं तो हमें 2-4 दिन तो लेना ही पड़ेगा ये प्रेजेंटेशंस, है ना। I'll share my screen with you. कल हम लोग बात कर रहे थे आइडियलिज्म की। Excuse me. और हमने कुछ आइडियलिज्म की इमेजेस देखी भी। कल हमने ओलंपिया, वीनस इन इमेजेस को देखकर समझने की कोशिश की कि कैसे हर कालखंड के नियम बनते हैं, और उन नियमों के अनुसार हमें दिखाई देता है कि कैसे विजुअल्स में भी रिप्रेजेंटेशंस बदल रहे हैं। तो एक ही इमेज, एक ही पोस्चर के भी हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस परसों की क्लास में देखे। तो आइडियलिज्म में क्या होता है, आदर्शवाद में क्या होता है कि सिस्टम्स, व्यवस्थाएं बनती है। और व्यवस्थाएं कैसी बनती है? व्यवस्था बनती है भाषा से। भाषा मतलब लिखित स्वरूप में ही भाषा हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाषा हमारी बोली भाषा भी हो सकती है, चित्र भाषा भी हो सकती है, पर भाषा का यहाँ हमें क्या मतलब समझना है कि सब लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए एक ही पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं भाषा। तो भाषा कैसे बनी? तो पहले हम कुछ की वर्ड्स को समझते हैं। भाषा की शुरुआत कैसे हुई है दुनिया में? गॉसिप से। गॉसिप यानी क्या? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज गॉसिप? ये शब्द सुना है आप लोगों ने पहले? गॉसिप करना मतलब क्या होता है? गॉसिप करना मतलब एक दूसरे के बारे में बात करना, है ना। गॉसिप, कन्वर्सेशन करना। गॉसिपिंग मतलब सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। गॉसिप मतलब किसी और के बारे में कुछ बताना, है ना। somebody is gossiping। तो हिंदी में हम इसे क्या क्या कह सकते हैं? गपशप लड़ाना, ऐसा एक यूज होता है वर्ड। पर जनरली गॉसिप क्या होती है? गॉसिप में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। तो गॉसिप से शुरुआत होती है कहानियां रचने की। हम कहानियां बनाते हैं, मतलब जो हुआ है उससे कुछ ज्यादा बढ़कर बताते हैं। आप लोगों ने बचपन में वो चाइनीज विस्पर कभी खेला होगा स्कूल में। आई डोंट नो, कान गोष्टी म्हणून खेळलं जायचं। यस मैम। है ना। तो कोई कोई एक जन किसी को कान में कुछ बताता है, वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है, और आखिरी में जो पहले बताया है वो बिल्कुल बदल ही जाता है। और ऐसे ही दुनिया में घटनाएं घटती हैं। कहीं से कुछ शुरुआत होती है, दूसरा कोई उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो मानव के इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो पहले हमने जिससे शुरुआत की फॉर्मलिज्म से। तो ये सबसे पहली उत्पत्ति थी कि जो दिखाई दे रहा था उसके ऊपर रिएक्शन, उसके ऊपर कुछ प्रचिति होकर मानव अपनी कला में विकसित कर रहा था। पर जैसे व्यवस्था बढ़ने लगी, संस्कृतियां बड़ी होने लगी, मानव को जरूरत पड़ने लगी कल्पनाओं की। क्योंकि जब समूह बड़े होने लगते हैं मानव के, तो वो कैसे एकजुट रहते हैं, एक साथ जी सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोग एक कल्पना में विश्वास रखते हैं। और ये कल्पना अलग अलग तरह की हो सकती है। धर्म हो सकता है,
या कोई पुस्तक हो सकता है, कोई तत्वज्ञान हो सकता है, जुडिशरी, हम लॉ को बिलीव करके चलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को मानकर चलते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी मान्यताएं हैं। तो इजिप्शियन संस्कृति कैसे बनी, उनकी एक मान्यता थी कि मृत्यु के बाद जीवन हो सकता है। उस एक मान्यता को लेकर, उस एक कहानी को लेकर उन्होंने पूरी संस्कृति बना डाली और तकरीबन 6000 साल तक उनकी संस्कृति चलती रही। हम बहुत सारी ऐसी मान्यताओं को मानकर चलते हैं, जैसे हमारी सबसे बड़ी मान्यता है हमारे पैसे, है ना। तो हमारी जो करेंसी नोट है ना, जो तो वो क्या है, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, क्योंकि हम मानते हैं कि उसको वैल्यू है, तो उसको वैल्यू है। अब हमने डीमोनेटाइजेशन देखा था 4-5 साल पहले। एक रात में हमने उस कागज के टुकड़े को मानना बंद कर दिया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो कागज का टुकड़ा हो गया। तो उसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है ना, उसकी मान्यता की वैल्यू, बिलीफ की वैल्यू है। तो ये कहाँ से तैयार हुआ, ये हुआ तैयार गॉसिप से, मतलब कहानियां रचने की हमारी क्षमता से। और हमारी कहानियां रचने की क्षमता ही हमारे आदर्श बनाती है, क्योंकि आदर्श सच्चाई नहीं होते। आदर्श क्या है, हमें कैसा बनना है उसका आभास जो है वो हमारे आदर्श है, हमारी मोरालिटी हमारे आदर्श है, और ये सब बनता है भाषा से। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझने के लिए आदर्शवाद को, कि आदर्श कैसे बने। जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन हुआ जहां पे शी वॉज डिस्टर्ब कि कृष्ण और राधा को जिस तरह से दिखाया गया है, दैट शी फाउंड डिस्टर्बिंग। तो ये कहाँ से आती है कल्पना, ये मान्यता से कल्पना आती है। अब वही इमेज अगर कोई दूसरे देश का, दूसरी मान्यता का इंसान देखे, जिस इंसान के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, तो वो इमेज उस इंसान के लिए डिस्टर्बिंग नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्योंकि उसकी भावना उससे नहीं जुड़ी है। तो यहां आता है आदर्श, हियर कम्स योर आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद के लिए कीवर्ड्स क्या है, कहानी, स्टोरी टेलिंग, सिविलाइजेशन यानी कि संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्था। और ये सारी चीजें कहाँ से बनती है, कहानी, संस्कृति और व्यवस्था, ये किस चीजों से बनती है, ये बनती है भाषा से। और व्यवस्था से बनती है मोरालिटी, हमारे मूल्य, हमारे धर्म, रिलीजन, और हमारे सौंदर्य और विद्रुपता की संकल्पना। तो सौंदर्य और विद्रुपता कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे आदर्शों से उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से हमारे आदर्श है, उस तरह से हमारी सौंदर्य की संकल्पनाएं विकसित होती। तो अब हमारे सौंदर्य की कल्पना हमारी दृक संवेदना से नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में क्या है उससे निर्माण हो रही है। सब लोगों को ये फर्क समझ में आ रहा है? इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस आइडिया? यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। व्यवस्था से हमारी दृक संवेदना क्षमती है, नीचे जाती है, और हमारी मस्तिष्क में जो व्यवस्था है वो ज्यादा उभर कर ऊपर आती है। तो आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में, हमारे प्रत्यक्ष अनुभव या अनुभूति से बड़ी होती है हमारी मान्यता। और इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है इन थिंकर्स ने, इन विचारवंतों ने। ये आप जरूर पढ़िए, मैं भी शेयर करने ही वाली हूँ। मिशेल फूको, एडवर्ड साइड, उम्बर्तो इको, द गोडसे या डीजी गोडसे, मराठी में बहुत लिखा है इन्होंने। इनकी किताबें इस बारे में काफी उत्तम, उत्कृष्ट भाषा करती है ना। तो और ए.के. रामानुजन, ये भी कन्नड़ा ऑथर है। इन्होंने कन्नड़ में और इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं में लिखा है। तो इन सारे लोगों को आप रेफर करेंगे तो इन्होंने आदर्शवाद के ऊपर लिखा है। उम्बर्तो इको की 2 किताबें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक ड्राइव जहां पर हम ये असाइनमेंट्स बनाने वाले हैं ना, वहीं पे मैं किताबें भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो इनकी 2 बहुत खूबसूरत किताबें हैं। एक किताब का नाम है ऑन ब्यूटी और एक किताब का नाम है ऑन अगलीनेस। तो सौंदर्य और विद्रुपता के विचार दुनिया में कैसे बने हैं, इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। मिशेल फूको, इन्होंने काम किया है आदर्शों पे। उन्होंने सोसाइटी कैसे बनी
इसके ऊपर काम किया है। इनकी किताबें हैं ऑन सेक्सुअलिटी के 3 वॉल्यूम, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और पागलपन। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया को लेकर इन्होंने काम किया है। ये भी किताब मैं आपके साथ ई बुक शेयर करूंगी। एडवर्ड साइड ये ओरिएंटलिस्ट है, इन्होंने एशिया के काफी सारे संस्कृतियों को लेकर काम किया है। तो इन लोगों ने इस अप्रोच से काम किया है, मतलब आदर्शवाद को इन लोगों ने अलग अलग तरह से ढूंढने की कोशिश की है। तो आदर्शवाद समझने के लिए अब हम कुछ आर्टवर्क्स देखते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक द आइडिया ऑफ हाउ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड, शरीर को कैसे दिखाया गया है। सबसे आसान होता है इसे देखना, इसीलिए मैं इन इमेजेस को लेकर काम कर रही हूँ। तो ये है गुलेर पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर, पहाड़ी लघु चित्र का एक उदाहरण है। 17वीं शतक में बनाया हुआ ये पेंटिंग है और यहाँ देखेंगे अब शिव और उसका परिवार दिखाया है। तो ये हमारे पहचान के कैरेक्टर्स हैं। नंदी है यहाँ नीचे, यहाँ सामने जो ये दौड़ता हुआ बच्चा है ये कार्तिकेय, यहाँ गणेश है और ये शिव बैठे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आप देखिए वो चाय छान कर पी रहे हैं कपड़े से। और इनकी जो वाइफ है पार्वती है वो पूरे कपड़ों में दिखाई है और तीनों मेल्स जो है वो उन्होंने नेकेड दिखाए है ना। और सिर्फ ये एक टाइगर स्किन उन्होंने इसे अपने कंधे पर डाली हुई है। अब हम आगे देखते हैं। ये है अजंता चित्र, ये 6th सेंचुरी का है और यहाँ पे आप देखिए कि रियलिस्टिक नहीं है। अब यहाँ भी आप देखेंगे या यहाँ देखेंगे तो इनकी जो न्यूडिटी है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि ये वास्तववादी चित्रण है ही नहीं। यहाँ है, यहाँ भी वैसे ही बना है। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी चित्रण है, मतलब शरीर को कलाकार ने अपने तरह से ढाला है और उसके रंग भी बदल दिए हैं, जैसे ग्रीनिश हरा रंग का टोन है इस फीमेल का। और ये कहीं भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि ये इमेजरी काल्पनिक शरीर की एक प्रतिकृति बनाई हुई है जो यहाँ दिखाई हुई है। तो ये बिल्कुल कहानी ही बताती है हमें। अब हम इस पहले चित्र गुलेर चित्र के समकालीन ये चित्र देखते हैं। ये माइकलएंजेलो का दावीद है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजरी है ना। तो रियलिस्टिक एक हिसाब से है क्योंकि ये मानव के शरीर जैसा है उसके पास जाने वाली है, पर अगर हम इसे गौर से देखें तो ये अपने आप में एक आदर्शवाद है, क्योंकि ये मानव का शरीर जैसा होना चाहिए, परफेक्ट बॉडी, सर्वोत्तम शरीर जैसा होगा उस तरह से बनाया हुआ है। तो ये एंगल से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाथ काफी बड़ा है, सिर काफी बड़ा बनाया हुआ है। माइकलएंजेलो ने इस इमेज में पर्सपेक्टिव करेक्शन किया है। ये बहुत ही लंबा शिल्प है। आप खड़े होंगे तो आपका सिर यहां तक आएगा, तो आप नीचे खड़े होकर ऊपर करके इस इमेज को देख रहे हैं। तो उन्होंने किया है ऑटो करेक्शन इसमें कि सिर थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि नीचे से देखने पर वो करेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाई दे। और एग्जैजरेशन है हर जगह, जैसे पीठ आप देखेंगे। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस इमेज। तो पीठ जो है, ये जो बैकबोन है, ये इन्होंने ज्यादा डीप बनाया हुआ है और ये सारे ही ग्रीक शिल्पों का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से किया जाता है कि बहुत डीप बनाता है, मतलब एक्चुअली में जैसे शरीर है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। सेम इज ट्रू फॉर मसल्स, इसके मस्क्यूलर बिल्ड के बारे में भी वही कहा जा सकता है। और एक मजेदार बात जो हमें यहाँ दिखाई देती है वो आप देखेंगे, इसीलिए मैंने अलग अलग पोजीशन से इस इमेज को दिखाया है। शरीर का हर भाग जो है वो अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ है। एक कंधा जो है वो आगे झुक रहा है, दूसरा कंधा पीछे झुक रहा है। कमर भी उसी तरह से दिखाई हुए, एक पैर जो है वो आगे की तरफ है, दूसरा पैर पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ दिखाई देगा।
तो अगर हम इसको सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो अब देखिए ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और शरीर का हर भाग अलग दिशा में मुड़ रहा है. आर यू फॉलोइंग मी? Yes. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या Yes, कह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. और गर्दन जो है ये और एक दिशा में मुड़ी हुई है. तो आप ऐसा खड़ा होने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल होगा. हम ऐसे नहीं खड़े हो सकते. एक कंधा एक तरफ, दूसरा कंधा दूसरी तरफ. तो इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्ट्रपेस्टो. है ना? आपने Ma'am, हिस्ट्री. यस this is figure of David. यस. Okay, ma'am. तो अब यहाँ भी उस वक्त के आदर्श है, शरीर के बारे में स्कल्पचर के जो आदर्श है वो यहाँ यूज हुआ है. इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रपेस्टो. मतलब ये भी वास्तववादी नहीं है. ये क्या है? ये उस दौरान की कल्पना को साकार किया गया है. अब उसका है और एक इमेज देखते हैं जो ग्रीक पीरियड की है, जिसे हम माइकल एंजेलो ने रिक्रिएट करने की कोशिश की थी. इसमें भी आप वही एलिमेंट देखेंगे कि हर पार्ट जो है बॉडी का ये अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ है. ये देखिए, ये पैर जो है ये इस तरफ मुड़ रहा है, ये पैर इस तरफ मुड़ रहा है. तो ये भी एक आदर्शवाद की तरफ झुकता है. ये वास्तववादी मानव शरीर नहीं है. तो बेसिकली कला में हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम आंखों को जो दिखाई देता है उसे अपने विचारों में ढाल कर बनाते हैं ना. तो जब से मानव संस्कृति की शुरुआत हुई है तब से मानव आदर्शवादी चित्रण कर रहा है. अब उसके बगल में जो है वो भी ग्रीक स्कल्पचर है. ये अर्ली ग्रीक स्कल्पचर को बिलोंग करता है. और यहाँ आप देखेंगे कि ये अपने एक आदर्शवाद को बिलोंग करता है. तो लेट्स ट्राई टू लुक एट डिफरेंट आइडियाज टुगेदर. ये हम अलग अलग आदर्शों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ देखिए, तो ये तकरीबन एक ही पीरियड के हैं. बेसिक डेवलपमेंट ग्रीक पीरियड की हो रही है. अब देखिए कि पहले 3-4 शिल्प जो है वहां पे बाल एक तरह से बनाए गए हैं. दोनों हाथ बिल्कुल सीधे बॉडी के पास में है और एक पैर जो है वो आगे स्टेप कर रहा है ना. और जो आखिरी है क्रेटन बॉय, उसमें आप देखेंगे कि पहले मैंने आपको जो कॉन्ट्रपेस्टो कहा उसकी शुरुआत हो गई है. आपको ये स्कल्पचर्स देखेंगे आप तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. ये बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर है सारे स्कल्पचर्स और यहाँ पर ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है. यहाँ पे भी कमर मुड़ी है. दिस इज कमिंग इन द फ्रंट, दिस इज गोइंग इन द बैक. और गर्दन थोड़ी इस तरफ मुड़ी है. तो ये भी रियलिस्टिक प्रतीत होता है पर बेसिकली रियलिस्टिक है नहीं. ये भी रियलिटी का थोड़ा सा एग्जैजरेशन है. एंड सो इज ट्रू हियर. तो ये सारे ही अपने अपने काल के और स्थिति के आदर्श हैं. अब ये शुरुआत में जो बने हैं ये कहां से शुरू हुए? ये शुरू हुए इजिप्ट से. इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस आइडिया? सबको आदर्श क्या है समझ में आ रहा है? व्हाट इज एन आइडियलिस्टिक अप्रोच? Yes, ma'am. तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम केवल विजुअल को नहीं देखते, हम विजुअल को देखते हैं और उस कालखंड के आदर्शों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना. तो जैसे अगर मुझे इस राइट तरफ का जो इमेज है उसका अभ्यास करना है तो मुझे ये समझना जरूरी है कि ये कौन से कालखंड का है. तो मैं ढूंढती हूँ इसका कालखंड. तो ये है इजिप्शियन टाइम्स का. तो इजिप्ट में मान्यताएं क्या थी उसको मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ. तो इजिप्ट में ये लोग मानकर चलते थे कि जो राजा है वो भगवान का प्रतीक है. तो भगवान कैसे होते हैं? भगवान होते हैं आदर्शवादी. तो इसीलिए उन्होंने एक पद्धति निर्माण करी थी. उस पद्धति को लेकर वो सारे शिल्प बनाते थे. तो वो पद्धति हमें यहाँ दिखाई देती है. लॉ ऑफ फ्रंटालिटी उसे वो कहते थे. तो सारे जो शरीर है वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, 90 डिग्रीज में है, ज्योमेट्रिक है,
सबके चेहरे भी तकरीबन एक जैसे वो बनाते थे। और राइट साइड में जो हमें दिखाई दे रहा है, वो अर्ली ग्रीक स्कल्पचर है, जो इजिप्शियन स्कल्पचर से प्रभावित थे, इसीलिए वो भी उसी तरह से बनाए गए। तो अब ये मुझे समझना है, तो मुझे इनके आदर्श समझना ज़रूरी है ना? तो ये एक अप्रोच हुआ। तो पहले हमने जो देखा फॉर्मलिस्टिक अप्रोच, उसमें हम केवल चित्र को देखकर काम कर रहे थे। उसके कालखंड जो है वो शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी ना हो। उसमें दृक् संवेदना महत्वपूर्ण थी। पर आदर्शवाद के लिए केवल आँखों देखा हाल काफ़ी नहीं होता है। हमें उस सभ्यता की मान्यता समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हाँ, तो क्योंकि ये सारे जो शिल्प हैं, ये ज़्यादातर जीवन के बाद का कालखंड दिखाते हैं, तो वो किसी ने देखा हुआ नहीं है, तो उन्होंने एक आदर्श बनाया है, उसी को लेकर वो काम करते हैं, है ना? तो दे आर शोइंग मूवमेंट। तो ये जो इमेजरी है, ये इजिप्ट के सारे ही कामों में हमें दिखाई देती है। तो क्योंकि ये आदर्शवादी है, तो इन्हें लगता है कि शरीर के जो अंग है, वो सर्वोत्तम हो, जिसका फॉर्म सबसे उत्कृष्ट दिखाई दे, उस एंगल से हम ड्रॉ करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि वो फिगर साइड से बनी हो या सामने से बनी हो, आँख जो है वो बिल्कुल सामने से जैसे दिखाई दे वैसे ही वो बनाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ प्रोफाइल में है, फिगर साइड से दिखाई है, पर आंखें जो है वो सॉरी I'll just and discard my changes, हाँ, तो फिर I can zoom. तो आप देखेंगे कि ये प्रोफाइल से है सारे चेहरे, पर आंखें जो है वो सामने से जैसे दिखाई दे रही है वैसे दिखाई है, क्योंकि उनकी शायद उनके आदर्शों में ये फिट नहीं होता था कि साइड से आंखों का शेप नहीं दिखाई दे रहा है, तो शेप ही डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो आंखों का पूरा आइडिया नहीं आ रहा है। तो फेस जो है वो प्रोफाइल से दिखाते हैं, टॉर्सो जो है वो सामने से है, और कमर के नीचे का पार्ट है वो प्रोफाइल से है, साइड से है। तो पैर भी है, वो पूरे पूरे पैर का शेप पता चल रहा है, हाथों का पूरा शेप पता चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शरीर के हर भाग का एक आदर्श दृष्टिकोण ढूंढा है, आइडियल ढूंढा है, और उस आइडियल को लेकर वो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वो 2D हो या 3D हो या वो लैंडस्केप हो, तो यहाँ भी हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने हर हर जो भाग है चित्र का, वो अपने आदर्श को लेकर बनाया है। पेड़ जो है वो ऊपर से नहीं दिखाए, बल्कि वो साइड से दिखाए हैं। तो तो पॉन्ड जो है वो ऊपर से दिखाया है, और उस पॉन्ड में जो बतख है या जो मछलियां है, वो प्रोफाइल से है। तो हर आकार जिस एंगल से सही दिखाई देता है, उसकी आइडेंटिटी आती है जिस एंगल से, उस एंगल से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। तो इस इमेजरी को समझने के लिए हमें आदर्शवाद का उपयोग करना होता है। हमें उस सभ्यता की मान्यताएं समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब यही आदर्शवाद जो है, ये रीयूज हुआ है घनवाद या क्यूबिज्म में। पिकासो, ब्राक, लेजे जैसे जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये आइडियल व्यू पॉइंट, आदर्शवादी दृष्टिकोण को लिया और अपना एक खुद का सिद्धांत बनाया, और उन्होंने एक चित्र में अलग-अलग एंगल से, पर उस एंगल से दिखाई देने वाली सच्चाई लाने की कोशिश की, और उसका फाइनल आउटपुट एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तवाद में आने लगा। वो भी हम इवेंचुअली देखेंगे ही। तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह इजिप्शियन स्कल्पचर्स में ये आइडियलिज्म दिखाई देता है। शरीर का सबसे आदर्शवादी रूप वो दिखाने की कोशिश करते हैं ना? तो ये देखिए पूरे हाथ दिखाए हैं, पूरा शरीर दिखाया है, पूरे पैर आते हैं, तभी उनके लिए वो इमेज कंप्लीट बनती है। Now the same when we apply to Greek sculpture. अब ग्रीक स्कल्पचर में भी उन्होंने यही आदर्शवाद दिखाने की कोशिश की, इसलिए आप इस इमेज में देखेंगे कि उनको शरीर पूरा दिखाना है,
तो डिस्क हम ऐसे थ्रो ही नहीं करते है ना। आप किसी ने अगर डिस्क थ्रोइंग किया हो स्कूल में तो आपको पता होगा कि आप सीधे खड़े होके पीछे से आगे की तरफ हाथ लाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाते। पर इस स्कल्पचर में स्कल्प्टर ने क्या कोशिश की है कि सामने की तरफ से पूरे शरीर को वो दिखाए। तो ये इजिप्शियन इमेज से बहुत अलग है ही नहीं। अब देखिए, टॉर्सो जो है वो फ्रंट से दिखाया है, दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, कमर के नीचे का जो भाग है वो प्रोफाइल से है ना। तो जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहां पर है। टॉर्सो सामने से है, कमर के नीचे का पार्ट साइड से है, चेहरा प्रोफाइल से है, हाथ जो है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। पर हमें विजुअली लगता है ये रियलिस्टिक है, पर ये असल में है आदर्शवादी। या ये आपको सिमिलैरिटी समझ में आ रही है सबको? सबको, इज एवरीबडी फॉलोइंग मी? यस, Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. तो आदर्शवादी दृष्टिकोण अगर हम लेते हैं रिसर्च के लिए तो हम इस तरह से तुलना करते हैं, हम वी कंपेयर इन दिस वे। और इस तुलना से काफी बार बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आते हैं। जैसे नॉर्मल कोर्स में अगर हम फॉर्म को केवल कंपेयर करेंगे तो इजिप्शियन आर्ट में और ग्रीक आर्ट में हमें बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देगी। पर अगर हम आदर्शवाद के दृष्टिकोण से देखें तो सरप्राइजिंगली ग्रीक और इजिप्शियन आर्ट बहुत सिमिलर दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही कलाकृतियों में कलाकार की कोशिश है कि शरीर को सबसे ज्यादा एक ही एंगल से दिखाया जा सके। तो यही आपको यहाँ दिखाई देता है। तो आउट रेंडरिंग जो है बॉडी का वो अलग अलग है। मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने मसल्स दिखाने की कोशिश की है, पर बेसिक फॉर्म जो है उसके आदर्श बहुत ही सिमिलर है ना। तो इस तरह के आदर्श हमें सारे ही इमेजेस में दिखाई देते हैं ग्रीक पीरियड के। यहाँ भी वैसे ही है। सामने से हम देख रहे हैं इस वीनस को, पर चेहरा प्रोफाइल की तरफ जा रहा है। टॉर्सो जो है वो सामने से है, हाथ हालांकि टूटे हुए इनके, पर हाथ जो है वो प्रोफाइल से दिखाने की कोशिश की जा रही है। सेम गोज फॉर द लेग्स। एक ही एंगल से शरीर को अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश है। तो कहीं से भी आप इस स्कल्पचर को देखिए, आपको टॉर्सो के सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। आज हम जब पोर्ट्रेट करते हैं तो हम इस तरह से पोर्ट्रेट के बारे में नहीं सोचते, या एनाटॉमी को इस तरह से दिखाने की हम कोशिश नहीं करते। पर इन पुरानी संस्कृतियों में शरीर का आदर्शवादी दर्शन कराने की कोशिश ये लोग जरूर ही करते थे। या let us finish with, now let us come to a different approach। अब हम देखने की कोशिश करते हैं एक अलग संस्कृति के शरीर दिखाने की कोशिश को। डू यू थिंक द सेम मेथड इज एप्लीकेबल हियर? क्या आपको लगता है कि अभी जिन आदर्शों की हमने बात की वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, या यहाँ कुछ अलग आदर्श होंगे? या अभी हमने डिस्कस किया कि बॉडी दिखाने के अप्रोचेस क्या थे। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या अप्रोच होगा? व्हाट डू यू? मैम यहाँ पे जो लिम्स दिखाए हैं वो बहुत इलोंगेटेड टाइप में दिखाया है, और जो हैंड्स भी है लाइक वो भी बहुत एकदम इलोंगेटेड वे में दिखाया गया है। सो इसको एक बड़ा चढ़ाकर हाथ और पैर को बनाया है, मे बी ऐसा हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ एग्जैजरेशन है, तो जहाँ एग्जैजरेशन आया वहां पे आइडियलिज्म आ गया। यस मैम। तो हमने वीनस ऑफ विलेंडोर्फ जो देखी थी कल, याद है सबको? बहुत एग्जैजरेशन था उसमें मोटापे का, और यहाँ एग्जैजरेशन है, दुबला बनाया गया फिगर को। यस मैम। तो ये क्या लगता है आपको, क्या बदलाव आया है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ और इसमें? क्या बदलाव आया है विचारों में? हाउ हैव द आइडियल्स चेंज? लेट अस क्विकली लुक एट दैट फिगर। तो ये एक फिगर है जहां पे फीमेल बॉडी है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, और बहुत एग्जैजरेट करके उसको मोटा बनाया गया है।
And now we are looking at this image. What do you think this image is conveying in that case? Ma'am, I guess beauty, a woman's beauty. Okay, do you find it beautiful? Do you आपको ये देखकर Actually, the curves what she's having and the thin portions, the idealistic figure what she's having, that I feel is like what they must be thinking, that a woman should be like this. And first was like a mother who is म्हणजे मातृत्वाला दर्शवत होतं, after having so many kids, how a woman becomes, how a figure becomes, and the ideology of a person, how maybe a man wants his woman, kind of stuff. Okay. तो ये बदलाव आया है कि स्त्री ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखाई है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, आयडियल फॉर्म ऑफ म्हणजे अशी असली पाहिजे एखादी स्त्री जिच्यामध्ये सम आय फील की that figure what show presence of म्हणजे if we see models today, I feel that is the thing what they present. I feel this is related to certain that sort of tendency, I feel. Okay, very interesting. Something like a zero figure. Yeah. Okay. और कोई कुछ ऑब्जर्वेशन शेअर करना चाहेगा? मॅम मला असं वाटतं की ह्याच्यात आयडियलिझम अशा प्रकारे दर्शवलंय की इटसेल्फ त्याच्या टायटलमध्ये डान्सिंग गर्ल, तर तिच्यात ते शृंगार दाखवले, तिचे ज्वेलरीज दाखवले, तिची हेअरस्टाईल एक वेगळ्या पद्धतीने दाखवले, जे व्हीनस ऑफ विलंडॉर्फ मध्ये लॅक करतं. भले ते एका काळाच्या आसपास नसेल, पण ह्याच्यात ज्वेलरीमुळे ही अजून सुंदरता वाढली या स्कल्पचरची, असं मला वाटतं. ओके. तो वो ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसने साज श्रृंगार किया है. येस मैम. ओके. तो बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं उसकी वजह से वो इमेज कन्वे कर रही है, ना कि उसका जो पोस्चर या मे बी उसकी फिगर. तो लेट्स लुक एट अनदर स्कल्पचर नाउ. ये है दीदारगंज की यक्षी, पटना की, और ये तकरीबन 2000 साल बाद की है डांसिंग गर्ल के. और ये भी, क्या ये रियलिस्टिक है या ये भी आइडियलिस्टिक है? क्या लगता है आपको? इसने भी श्रृंगार किया हुआ है, पर इसकी फिगर जो है, एनाटॉमी जो है, वो बिल्कुल ही अलग है डांसिंग गर्ल से, है ना? बहुत दुबली है और ये काफी वॉलॉप्शियस है. तो व्हाट डज दिस कन्वे? मॅम, मला वाटतं हळूहळू काळाप्रमाणे सौंदर्याचं डेफिनेशन बदलत गेलं, त्यामुळे त्यांनी तसंच पहिले जे दाखवलं पिक्चर त्यात ती फिगर नव्हती, ती जाडजूड दाखवली होती. नंतर बारीक पण केली आणि तिला शृंगार घातलं, आणि नंतर अजून सौंदर्याची डेफिनेशन चेंज होत त्यांनी एकदमच सुंदर कशी दिसावी असं जे वाटतंय तसं तिचे कपडे, तिचे दागिने बदलले आणि तिची फिगर अजून चेंज करत गेले. ओके. तो 3 अलग अलग आदर्श हमें दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम. ओके. तो इस दौरान के क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक द आइडियल्स ऑफ दिस पीरियड, हाउ वुड यू डिफाइन देम? इस दौरान आदर्श को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम मेल फीमेल दोनों भी देखते हैं. ये उसी दौरान की इमेजरी है. ये है कार्ले केव जो है लोनावला के पास, वहां की इमेज है. तो तकरीबन वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ जैसे है. सिर्फ पतली कमर है, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है. ये स्क्वेरिश है. यहाँ हिप बोन जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाया हुआ है, पीछे से भी दिखाई देता है. यहाँ भी वैसे ही किया है.
What do you think this ideal represents? मॅम मला असं वाटतं की ह्या स्कल्पचर्स मध्ये फिजिक वरती जास्त भर दिलेला आहे, म्हणजे दो ज्वेलरी वरती वगैरे दिलेलंच आहे, पण फिजिक असं दर्शवतं की हे खात्या पित्या घरचे आहेत किंवा एक रॉयल फॅमिली किंवा एक रॉयल सोसायटीमध्ये राहणारी लोक आहेत. एक त्या काळचं तेव्हाचं आयडियलिझम असेल हे. They are satisfied they have sufficient food. हाँ, यस 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 मैम. ओके. तो जब वो मातृत्व की बात चल रही थी तब हमने देखा कि मातृत्व को लेकर इमेज बनाएगी, फिर हमने देखा ये पतली इमेज आ रही है, और हम देख रहे हैं कि श्रृंगार की तरफ इमेजेस जा रही है. मतलब शरीर के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश है. तो स्त्री और पुरुष इन दोनों के ही शरीर के सौंदर्य को दिखाने की कोशिश है. तो वास्तववाद यहाँ भी नहीं आ रहा है. इट्स नॉट लाइक एक्चुअल ह्यूमन बॉडी. मतलब बॉडी एनाटॉमी मैच तो कर रही है पर वो रियलिस्टिक भी नहीं है एक हिसाब से आप देखेंगे तो. और तो ये श्रृंगार की तरफ जा रहे, मतलब एंजॉयमेंट और प्लेजर की तरफ यहाँ के आदर्श आ रहे. तो एक इमेज देखकर भी उस दौरान की सभ्यता का अंदाजा हमें लगता है ना. तो हमें ये इमेज देख के शायद हमें ये फील इमिजिएटली हो जैसे ही फेल्ट कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, दे हैव मोर देन इनफ. फलते फूलते संस्कृति की ये प्रतीक है. Okay, let's go to Buddhism tomorrow. बुद्धिज्म को हम कल शुरू करते हैं. तो आई होप आदर्शवाद की बेसिक आइडिया